आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा में रिक्वायर्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं इस प्रोसेस के सारे फेजेस को कवर करूंगा, जब आप स्टूडेंट वीजा के बारे में अप्लाई करने का सोचते हैं से लेकर जब आप स्टूडेंट वीजा फाइल करते हैं तक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश बाजी मजे में होंगे। मेरा नाम है बाब खान और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करने के दौरान कंप्लीट प्रोसेस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, हम उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है और किस किस डॉक्यूमेंट का क्या क्या मकसद होता है और किस किस स्टेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो मैंने इस कंप्लीट स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला स्टेप है ऑफर लेटर लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, दूसरा स्टेप है COE यानी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, और तीसरा और आखिरी स्टेप है वीजा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। तो मैं इन तीनों प्रोसेसेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको अलग अलग करके बताने लगा हूं और मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा किस स्टेप पर आपको क्या करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे लेना है और कंप्लीट प्रोसेस का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो हमें चाहिए वो है ऑफर लेटर। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी होती है कि हमने कौन सी सिटी में और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। फिर हम फाइनलाइज करते हैं अपना कंसल्टेंट। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मोस्टली कोई ना कोई रिकमेंड करता है तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी दोस्त से मशवरा करते हैं यार कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है, वो आपको बताता है कि मैंने अपना प्रोसेस इससे करवाया तो उसके पास चले जाओ। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आपने जो भी यूनिवर्सिटीज फाइनलाइज की हैं आप उनके पोर्टल पर जाके पाकिस्तान वाला सेक्शन खोल के वहां पर देखिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सा कंसल्टेंट इनके साथ ऑफिशियली लिंक्ड है, जिसके थ्रू आप अपना प्रोसेस करवाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। दूसरे कंसल्टेंट्स के थ्रू भी हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, ज्यादा अहमियत देती है। तो आपका प्रोसेस जल्दी भी हो जाएगा और स्मूथली भी हो जाएगा। तो जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी सिटी और अपना कंसल्टेंट फाइनलाइज कर लिया तो आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे और उसको आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें वो आपसे आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन लेगा, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा और आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। आप उसको एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देंगे। मैंने तकरीबन 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तो आपकी प्रेफरेंस होगी आप 1 में अप्लाई करना चाहते हैं, 2 में अप्लाई करना चाहते हैं, 5 में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि ठीक है आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें तो हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट जो करवाना है वो किस लिए है, वो है ऑफर लेटर के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और 12 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बेसिक स्टार्ट में चाहिए होंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। आपने अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना है, चाहे आपने स्टडी के लिए करना है, वर्क के लिए करना है, विजिट करना है, सबसे पहली चीज जो आपकी जो आइडेंटिटी होती है दूसरे कंट्रीज में, आईडी कार्ड, CNIC या आधार कार्ड नहीं होता, वो आपका पासपोर्ट होता है। तो आपने बनवाना है पासपोर्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग अब्रॉड, आपने सबसे पहले जाके अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। आपने कंसल्टेंट के पास जाने से पहले भी अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपका CNIC। आपने अपना CNIC अरेंज करना है, उसको PDF की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने लगा हूं इन सब डॉक्यूमेंट्स में 100% डिजिटली यूनिवर्सिटी के पास भी जाना है, एम्बेसी के पास भी जाना है डिजिटली, यानी आपको PDFs में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आप फिजिकली कुछ भी किसी को भी नहीं भेजेंगे, सारा सामान आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रहेंगे। आपने सिर्फ उनकी PDFs बनानी है और आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है। उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए अपनी मैट्रिकुलेशन की डिग्री और अपना रिजल्ट कार्ड। ये 2 चीजें आपने हर लेवल पे आपने मेंटेन करनी है। आपने अपने मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स, इन सब लेवल्स पे आपको 2 चीजें चाहिए होंगी, एक रिजल्ट कार्ड और सेकंड डिग्री। इसी तरह आपने अपने FSC या OA लेवल्स के डिग्री और रिजल्ट कार्ड को PDF में कन्वर्ट कर लेना है। अब अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहीं तक के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स के भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्री और अगेन आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आप अभी 7th सेमेस्टर में है या 8th सेमेस्टर में और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास अभी डिग्री नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट लेते हैं। होप सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी डिग्री क्लियर करने से पहले अप्लाई कर रहे हैं। होप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे एक गारंटी लेती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये पढ़ रहा है और ये पास कर लेगा, तो आप इसको एडमिशन दे दें। अब यहाँ तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट है और अब आपको अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, उसमें सबसे पहले तो होता है IELTS। IELTS का मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। डेफिनेटली अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे IELTS की जरूरत होगी। वो देखते हैं कि बच्चा जो आ रहा है यहाँ पर इंग्लिश बोल के सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं, हमारे सिस्टम में आके इसने पढ़ना है तो इसको इंग्लिश समझ आएगी तो पढ़ेगा ना। तो इसके लिए IELTS बहुत जरूरी है और उसका एक इन्होंने मिनिमम टारगेट सेट किया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट एक एक्सेप्टेबल टारगेट होता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच,
ये बैंड्स मेरे रिक्वायर्ड थे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे 7 आ गए थे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपनी आइल्स की तैयारी कैसे की और कहां से की और किस तरह से की, तो मैं आई कार्ड्स के अंदर अपनी आइल्स वाली वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड करती हैं। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, इसको आप दाखिला दे दें, ये अच्छा पढ़ेगा, आपके भी काम आएगा, हमारे भी काम आएगा, मुल्क के भी काम आएगा। तो रिकमेंडेशन लेटर्स एटलीस्ट 2 आपको चाहिए होंगे। मैंने स्विनबर्न यूनिवर्सिटी चूज की और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन लेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आप उन्हें सेफ हैंड रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हैं, ताकि अगर आपका कंसल्टेंट आपसे रिक्वायर करे तो आप फौरन उसको पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दें। उसके बाद आपने बना लेनी अपनी एक सीवी। अब सीवी के अंदर आपने कुछ लंबी चौड़ी चीजें नहीं डाल देनी, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, जो नहीं आता वो भी आपने डाल देना, ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल एक स्टूडेंट लेवल की सीवी बनानी है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हैं, तो आप उसमें मेंशन कर दें, जिसका आपके पास प्रूफ हो। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये चीज आपने की है, तो आप उसको प्रूफ कर सकें। अगर आपने नहीं किया तो मत ऐड करें, कुछ भी मत ऐड करें। मैंने इवन कोर्सेज किए भी हुए थे, मैं नहीं ऐड किए थे, मैं भूल गया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सिंपल सी सीवी रखें, अपनी इसमें एजुकेशन बैकग्राउंड डालें, अपना थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो डाल दें, वरना आपको कोई एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस लेटर। अब अगर आपका डिग्री के बाद कुछ लंबा गैप है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर्स लाजमी प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर से ये पता चलता है कि जो बच्चा है जो आ रहा है ये काम का है, इसने अपनी फील्ड में काम किया है और ये आगे पढ़ना चाहता है, तो इसका कोई मकसद है पढ़ने का। हमारे यहाँ क्या होता है, हम 3-4 साल जाया करते हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि मास्टर्स करना है, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो फिर इसके लिए फेक एक्सपीरियंस लेटर्स बनवाए जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने कोई ऐसी हरकत करनी है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग जगह से एक्सपीरियंस लेटर बनवाइएगा, क्योंकि अक्सर एम्बेसी वाले एक्सपीरियंस लेटर जगह पे कॉल भी कर देते हैं और पूछ लेते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं और आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार आप बताओ आपका ऑफिस कहाँ है, और किस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका 6 मंथ्स का भी गैप है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका 2 से 3 साल का गैप है तो फिर तो आप जरूर ऐड करें कि मैं कौन सी कंपनी में कहाँ काम किया, कितने साल काम किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिस पर आपकी फैमिली की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपकी बहन भाई मदर फादर ये सब इनकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, और यूनिवर्सिटी के पास ये चली जाती है कि वो आपको जज कर सके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सच है भी या नहीं। उसके बाद आ जाती है जी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिवर्सिटीज को हमने प्रोवाइड करनी थी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का मतलब है कि आपका पर्पज क्या है, भाई आपने क्यों आना है। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने कंप्लीट एवरीथिंग बताना होता है कि हमारा क्या मकसद है, क्या गोल्स हैं, हम क्या करेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हमने वापस आना है, अपने मुल्क को सर्व करना है, इस तरह की कंप्लीट। और हमने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया, हमने फला यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, और हम इसी जगह पे क्यों आना चाह रहे हैं, एवरीथिंग का आपने डिटेल में जवाब देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसओपी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, 5 एसओपीज तैयार किए, उसके बाद मैंने वीजा के लिए अलग एसओपी तैयार की, तो मेरा उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको कंप्लीट एसओपी के ऊपर एक वीडियो बना के दिखा सकता हूं। एसओपी के अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी। एसओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एसओपी एक्चुअली आपकी नीयत जज करता है, आपने क्या करना है। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यार ये बच्चा फलां आए और यहाँ पे आकर काम करने लग जाए। वो कहते हैं कि ये पढ़ें, रिसर्च करें, स्किल्ड टेक्निकल इंसान बने, जिससे हमारी हुकूमत को, हमारी जगह को फायदा हो। वो एक लॉन्ग टर्म चीज सोचते हैं। उनको नहीं चाहिए ऐसे बंदे जो जाके वहां पे ऊबर चलाएं, फलां काम करें, बस भागते रहें पढ़ाई से। उनको टेक्निकल काम वाले इस तरह के बंदे चाहिए, ताकि जो बंदे आ रहे हैं उनके आने से मुल्क को फायदा हो। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपसे एजेंट रिक्वायर करेगा पहली दफा आने पर। इसके बाद वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, इनको तैयार करेगा, इनको अरेंज करेगा और यूनिवर्सिटी को भेजेगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को भेजेगा। अब एसओपी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट होगी, बाकी डॉक्यूमेंट सेम होंगे। फिर आप लोगों ने वेट करना है अपने ऑफर लेटर का। अब ऑफर लेटर का वेट आपका 9 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है और 2 महीने का भी हो सकता है। मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। कुछ यूनिवर्सिटीज में मुझे 3 महीने बाद भी ऑफर लेटर आया, कुछ यूनिवर्सिटी में मुझे 9-10 दिन बाद भी ऑफर लेटर आया। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, और दूसरा कि कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, आपको ऑफर लेटर देने में उनको टाइम लग रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और दूसरा आपकी लक भी है कि यार जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे कम एप्लीकेंट्स हो तो आपको जल्दी मिल जाए ऑफर लेटर। अब आपने ये जो टाइम है ना जिसमें आपने ऑफर लेटर का वेट करना है, इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बस बैठ जाते हैं, ऑफर लेटर आएगा तो देखी जाएगी। नहीं, इस टाइम के अंदर आपने क्या करना है ये मैं आपको वीजा वाले पार्ट में बताऊंगा कि जब वीजा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने ना, वो हम इस टाइम में तैयार करेंगे। उसके बाद आपने लेट सपोज 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेट किया, आप लकी एनफ थे, आपका ऑफर लेटर जल्दी आ गया।
आपने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे 3 या 4 ऑफर लेटर्स आए हैं, मैंने एक यूनिवर्सिटी चूज की, मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना, आपने फाइनल कर लिया यूनिवर्सिटी में जाना है। अब जब आपने यूनिवर्सिटी चूज कर लिया ना, तो ऑफर लेटर का मतलब यही होता है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है या कंडीशनल लेटर या अनकंडीशनल लेटर। उसमें वो कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिसिंग है, ये पूरा करें तो हम आपको फिर एक सही वाला ऑफर लेटर दे देंगे जिसकी बेस पे आप फीस जमा करवा सकते हैं। तो आपने सही वाला ऑफर लेटर लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा फीस सबमिट करने का। अब आप जाएंगे, फीस सबमिट करेंगे, उनकी बैंक डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग। आप फीस सबमिट करेंगे, उसमें भी 2-4 दिन लगेंगे उन तक फीस पहुंचने में। उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे फीस को, एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है हमारे पास आ गई है। उसके बाद फीस का वो चालान जो आपने पे किया है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, OSHC इंश्योरेंस और इन्फॉर्मेशन होती है कुछ आपकी फैमिली के बारे में, ये आपने अरेंज करनी होती है टू अप्लाई फॉर COE। अब फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या आता है? फाइनेंशियल मैट्रिक्स में आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें प्रूफ्स होते हैं कि आप रिच अनफ है कि आप ऑस्ट्रेलिया आके अपनी फीस दे सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। उसके अंदर होगी टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट कि भाई पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो हमारे पास है। उसमें आपने अपनी सैलरी स्टेटमेंट्स अपने फादर की लगानी होंगी या बिजनेसेस अगर हैं वो लगाने होंगे। उसके बाद अपने अगर लेट्स सपोज कहीं से रेंट्स आ रहे हैं, कुछ घर है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसके आपने प्रूफ्स लगाने होंगे। तो ये कंप्लीट लंबी चौड़ी डिटेल है, उसके अंदर आपने सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है जो यूनिवर्सिटी को देनी होती है। उसकी बेस पे आपको मिलता है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर एक होता है एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर और दूसरा होता है एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल इनकम। एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर में क्या होता है? एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर में ये होता है कि आपके फादर या आपकी मदर या आपके ब्रदर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उसके अंदर एक एफिडेविट लिखते हैं कि मैं अपने भाई को, अपने बेटे को फुली स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए आ रहा है, अगर कोई मसला होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, और एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल इनकम में क्या होता है? उसके अंदर आपने बताना होता है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आ रहे हैं, कि अच्छा मुझे इतने पैसे अब्बा की सैलरी से आ रहे हैं, इतने पैसे बिजनेस से आ रहे हैं, इतने पैसे मुझे रेंट से आ रहे हैं। तो वो कंप्लीट आपने एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल करके दिखानी होती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वहाँ पे आके पढ़ सकता हूँ और मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इस कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट के लिए चाहिए होते हैं। अब ये सारी एफर्ट जो अभी तक हमने की है ये सिर्फ COE लेने के लिए। COE का मतलब है कि यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है जी, हमने इस बच्चे की फीस भी ले ली, हमने इस बच्चे को दाखिला दे दिया, हमने इस बच्चे को एडमिशन दे दिया, नाउ दिस पर्सन कैन अप्लाई फॉर वीजा। अब हम एम्बेसी के पास जाते हैं COE लेके कि देखो हमें यूनिवर्सिटी ने दाखिला दे दिया, अब आप हमें वीजा दो ताकि हम आपके मुल्क में आके पढ़ सकें और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। अब वीजा प्रोसेस में कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है ये सब आपने तैयार करने हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे आप अपना प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। आपको जब भी 1-2-3 दिन फारिग मिलते हैं, आप सिंपली अपनी लिस्ट बना नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने चले जाएं। आपने वेट नहीं करना, अगर आप वेट करेंगे तो आप इनमें बहुत तंग हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने बिल्कुल साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे और सबको PDF में कन्वर्ट कर लिया था। जैसे जैसे मुझे मेरा कंसल्टेंट कहता था फलाना डॉक्यूमेंट भेज दें, मुझे मेरे पास पहले से रेडी होता था और मैं फौरन भेज देता था। इस तरह होता क्या था कि मेरे प्रोसेस में कोई भी मसला नहीं आता था और वो स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। इसके अंदर आता है आपका पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हेल्थ का इदारा होता है, वो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। वो आपको 2-3 पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं और उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। छोटा सा होता है, उसको आप लेकर उसकी PDF बना लें और वो बस PDF ही आपके काम आनी है। उसके बाद आता है पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफिकेट का मकसद होता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सके कि आपने कोई चोरी डकैती, कोई कत्ल वगैरह तो नहीं किया। अगर आपने किया है तो आप बेटर है कि अप्लाई ना ही करें, आपको वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 99% लोगों ने नहीं किया होता तो उसमें कोई मसला नहीं होता। उसमें भी आपको तकरीबन 1 दिन लगेगा, सारा आपको जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद आप कोरियर होकर आपके घर आएगा। तो कोई भी प्रोसेस को आपने इजी नहीं लेना कि यार मैं जाऊंगा मेरा बन जाएगा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कंप्लीट टाइम लगता है। आप अप्लाई करेंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो जाके एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। तो साथ साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ आपने कंप्लीट करना ताकि आपको बाद में मसले ना हो गए यार 4 दिन वेट करना पड़ गया। अगर आप लेजी हो जाएंगे तो एंड पे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। उसके बाद आपने अपनी डिग्री जो है ना इसको अटेस्ट करवा लेना HEC से। ये एक प्रूफ होता है कि यार हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है ना वो हमारी डिग्री की गारंटी दे रही है कि यार ये बच्चा जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। जाहिर है अगर आपकी डिग्री फेक होगी, कोई मसला होगा तो आप उसको टेस्ट नहीं करवा सकेंगे क्योंकि HEC के रिकॉर्ड में नहीं होगी वो और आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा लेना क्योंकि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपको कोई मसला ना हो फिजूल का। अब अटेस्टेशन में भी काफी टाइम लगता है। आप अप्लाई करेंगे 6-7 दिन तक वो आपकी स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट देंगे, तो उसमें भी आपके 10 से 15 दिन लग सकते हैं। मुझे 8 से 9 दिन लगे थे अर्जेंट प्रोसेस में। तो इमेजिन कि अगर अर्जेंट प्रोसेस में 8 से 9 दिन लग रहे हैं तो जो बाय मेल या जो बाय कोरियर जाना होता है उसमें तो पूरा 1 महीना लगता है। तो इसमें भी अगर आप अपने अर्जेंट वाले पैसे बचाना चाहते हैं तो शुरू में ये काम कर लें, अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। उसके बाद अगेन आपके एफिडेविट चाहिए होते हैं वीजा के लिए, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर और एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल इनकम। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद जो आपको COE मिली है, COE आपकी
इस पॉइंट पे यूज होगी। आप वीजा ऑफिसर के सामने अपनी सीओई रखेंगे कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मुझे मिल गई है, देखें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ओके हैं तो आप मुझे वीजा दे दें। एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल इनकम जो है ना, इसके अंदर इस स्टेप पे आपने एविडेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी देना है। आपने लेट सपोज एक शो कराया कि मुझे मेरा एक प्लाजा है, उसके मुझे 10 लाख रुपए किराया आता है, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब आपने इस स्टेप पर अपने उस प्लाजे की ओनरशिप की डिटेल्स भी देनी है, उसकी जो भी फाइल्स होंगी उसकी आपने पीडीएफ बनानी है और प्रोवाइड करनी है। अच्छा, मेक श्योर कि आपके जो ओनरशिप वाली डॉक्यूमेंट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में जो आपने कन्वर्ट करनी है वो सारी इंग्लिश में हो, क्योंकि हमने जिसके सामने ये फाइल रखनी है वो अंग्रेज है, तो उसको तो उर्दू या हिंदी समझ नहीं आएगी। तो आपने मेक श्योर करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश है, ताकि वीजा ऑफिसर आपकी फाइल को पढ़ सके, अगर उसको कोई डाउट है तो वो पढ़ सके और अपने डाउट खत्म कर सके। अगर कहीं भी शक होता है तो वो विदाउट एनी रीजन आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा मसला जो होता है बैंक स्टेटमेंट। 99% बच्चों का यही मसला होता है कि उनको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अपनी हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, 7.5 मिलियन, 8 मिलियन, 1 करोड़ इतनी होती है पाकिस्तान में। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लेने के लिए आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और कहीं से पैसे अरेंज करने होंगे। अच्छा, अब एम्बेसी की तरफ से ना लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज जो है उनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं, उससे आपका केस स्ट्रांग होगा। कहीं गलती से भी ये वजह ना बन जाए बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो इसकी वजह से हमारा केस कैंसिल ना हो जाए। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड, अगर आपको लगता है मैं थोड़ी सी एफर्ट करूंगा और हो जाएगा तो जरूर करें, इसको डिले मत करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है और आप उनसे कहते हैं कि मैंने फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी, तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने तो अप्लाई कर देना है, लेकिन ये आपके केस में मसला बन सकता है। आपके वीजा फाइल होना है, आपका नुकसान होना है। तो बेटर ये है कि थोड़ी सी एफर्ट करके आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट लाजमी लगाएं, इससे फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। इसके बाद जी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ अरेंज करके वीजा की फीस पे करनी है। आपका मेडिकल पहले ही हो चुका होगा और आप वीजा जो है वो फाइल कर देंगे। अब जब आप वीजा फाइल करेंगे आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड के ऊपर आपने जाके अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। बायोमेट्रिक ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको आपका कंसल्टेंट दे देगा, वहां पर जाके अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और बायोमेट्रिक करवा के आपने सिर्फ वेट करना है। फिर इट्स योर लक कि आपको 10 घंटे में मिलता है, 16 घंटे में मिलता है या 30 दिन में मिलता है। आई वॉज वन ऑफ द लकीस्ट पीपल जिसको 16 घंटे में वीजा रिसीव हो गया, वरना लोगों को 2-2 महीने भी वेट करना पड़ता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे 16 घंटों में कैसे वीजा रिसीव हुआ तो आप आई कार्ड के अंदर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कंप्लीट वीजा प्रोसेस के लिए चाहिए थे। वीडियो काफी लंबी हो गई, आई होप आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली मैं समझा सका कि अच्छा किस स्टेप पर क्या चीज चाहिए और कैसे चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा हुआ हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वीजा प्रोसेस से रिलेटेड, स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।